शायद सभी लोग सो रहे होंगे, इसलिए आज सुबह से कौनो दिखाई नहीं दिया। खैर, एक बार अंदर देख ही लेते हैं। खून? वॉचमैन, हमें सच सच बताओ, कल रात को क्या हुआ था? मैडम, हमका कछु नहीं पता। कल देर रात सर, मैडम और दोनों बच्चे एक पार्टी से लौटे। उसके बाद हमने गेट बंद कर दिया और गेट पर ही बैठे थे। आज सुबह जब हम भीतर आए तो हमें खून दिखा और ये सब हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, तुम रात भर जाग रहे थे या गलती से तुम्हारी आंख लग गई थी? वो शायद हमारी आंख लग गई होगी। क्या मतलब आंख लग गई होगी? तुम्हारा काम रक्षा करना है, सोना नहीं। सर, मुझे लग रहा है इस मर्डर का इंटेंशन चोरी होगी। शायद रात को चोर आ गए होंगे और जब ये लोग लौट रहे होंगे तो चोरों ने इनसे डरकर इन सबको मार दिया। अगर चोरी ही मकसद था तो चोर परमीला के गले से वो डायमंड नेकलेस भी ले जाते कामिनी। राइट सर, आप तो कमाल हैं। इन चारों को एक ही आदमी ने मारा है। वो कैसे सर? क्योंकि इनकी गर्दन पर जो कटने के निशान है वो एक जैसा ही है। हाँ सर, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे सर का कोई दुश्मन था क्या? नहीं सर, हमारे सर तो बहुत अच्छे थे, पर सुना था कोनो रईस आदमी है जिसको सर की कंपनी हथियानी थी, शायद सुदीप त्यागी। बोलिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने अरविंद जी का तो सुना ही होगा। जी सर, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। उनके दोनों बच्चे कितने मासूम थे, पता नहीं कौन ऐसे कर सकता है। कल आप कहाँ थे सुदीप जी? जी कल मैं दिल्ली में था, आज सुबह ही दिल्ली से लौटा हूँ। ये देखिए मेरी आज की टिकट। ठीक है सुदीप जी, अगर हमें और कोई जानकारी चाहिए होगी तो जरूर आएंगे। जी सर। वो बिजनेसमैन खूनी नहीं हो सकता, उसके पास कोई ऐसा ठोस मोटिव नहीं है। और कौन हो सकता है? सर, एक न्यूज़ मिली है। परमिला का एक बॉयफ्रेंड है और अरविंद ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। कौन है ये जनाब? अमन नाम है उसका, पेशे से आर्ट कलेक्टर है। अमन? जी सर, मैं ही हूं। कोई प्रॉब्लम है सर? आप परमिला जी को जानते हैं? हाँ हाँ सर, वो तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग्स के तो सभी लोग दीवाने हैं। और सुना है आप भी उनके दीवाने थे। अब पुलिस से क्या झूठ बोलना। सर, मैं और परमिला एक दूसरे को पसंद करते थे, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड अरविंद को पता चली तो उसने तमाशा कर दिया और मुझे मारने की भी धमकी दे दी। अरविंद बहुत पावरफुल था सर, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं परमिला से दूर हो जाऊंगा। और पिछले 1 महीने से मैं परमिला से मिला तक नहीं हूँ। तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, ये तो हम पता लगा ही लेंगे अमन। आज से जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जी सर।
सर मुझे तो लगता है इस अमन ने ही मर्डर किया है। इसने परमिला से रिश्ता भी इसीलिए रखा होगा कि उसके पास बहुत पैसे हैं। हो सकता है, पर अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है इसके खिलाफ। सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? चल पुलिस स्टेशन, ये सब पता चल जाएगा। मैंने खून नहीं किया सर। तूने ही खून किया है। जल्दी से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना सच बुलवाने के और भी रास्ते आते हैं हमें। नहीं सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सच है कि ईशा मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था सर। मैं उसको क्यों मारूंगा सर? सर ये नशेड़ी है। नशे में इसी ने ईशा और उसकी फैमिली का मर्डर कर दिया होगा। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जिस रात ईशा की फैमिली का मर्डर हुआ मैं शहर में था ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गोवा में था। आप चाहे तो उनसे पता कर लीजिए। सुदीप, अमन और आर्यन अगर ये तीनों भी खूनी नहीं हैं, तो असली खूनी है कौन? सर क्या आपको मुजरिम मिल गया? नहीं, पर जल्दी ही मिल जाएगा। काली मिट्टी तो इस स्टेट में ही नहीं मिलती, तो यहाँ कहाँ से आ गई? कामिनी, उस वॉचमैन को बुलाना। तुम्हारे सर का गांव कौन सा था? मालवा, मध्य प्रदेश। अरविंद 20 साल से तो गांव नहीं लौटा, और लौटता भी कैसे? उस पर गौरी के बलात्कार और खून का जो इल्जाम था। गौरी, उसका घर कहाँ है? सच बता, अरविंद और उसके परिवार को क्यों मारा? बदला। उस अरविंद ने मेरी मासूम गौरी का बलात्कार करके उसे मार दिया और यहाँ से भाग गया। इतने साल लगे मुझे उस कमीने का पता लगाने के लिए। जैसे उसने मेरी गौरी को मार के मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, मैंने भी उसके परिवार को मार के अपना बदला पूरा किया। केस सॉल्व्ड। कैसे कर लेते हो आप सर? अपना तो ऐसा ही है। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो,
यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो। शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका? मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है? थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं। कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते, लेकिन उनको पता नहीं है राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर लखन जी तो अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है, वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ।
साहब बेवड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमा कर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा? इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाफ और चखना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में बनाएंगे आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घुट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब, उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीनी। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। कामिनी ने प्रियंका को अरेस्ट किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब और किसके कहने पर किया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तुमने जो किया वो गलत किया या सही किया ये हम तय करेंगे। वारदात की जगह रंगे हाथों पकड़ने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। संजू सुबह सुबह अपने बिस्तर से उठकर नहाने के लिए जाता है और फिर किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगता है और अपनी बेटी को आवाज लगाता है। सोना, सोना बेटा, सुना बेटा, उठो बेटा, चलो रेडी होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से एक लड़की अपने हाथ में डॉल लेकर नीचे आई। पापा, आज आपने क्या बनाया है? आज हमने आपका और आपकी किटी का फेवरेट ऑमलेट बनाया है, वो भी चीज वाला। ओह थैंक यू सो मच पापा, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। ऐसा कहकर सोना ने अपने पापा को गले लगाया और बाद में दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर डॉक्टर संजू हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। सोनू बेटा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं बाहर से डोर लॉक कर दूंगा, ओके? ओके पापा। संजू घर लॉक करके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, बोलो समीर। डॉक्टर, क्या आप आज फ्री हैं? मुझे अपने बेटे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। समीर, पेशेंट्स के लिए मैं कभी भी बिजी नहीं रहता, ये मेरा काम नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 15 मिनट में हॉस्पिटल आ जाऊंगा, तुम भी आ जाओ। थोड़ी देर में संजू हॉस्पिटल पहुंच गया। प्रियंका संजू के हॉस्पिटल की नर्स थी। संजू के आने से पहले ही वो उसकी कैबिन ठीक करके रखती और सारे पेशेंट्स की फाइल्स मैनेज करके रखती। संजू कैबिन में आकर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका,
आज किस किस की अपॉइंटमेंट है? प्रियंका ने अपॉइंटमेंट लिस्ट संजू को दे दी। संजू लिस्ट चेक कर ही रहा था कि बाहर से डोर खटखटाने की आवाज आई। यस, कमिंग। समीर अंदर आया। सर प्लीज, आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। संजू ने समीर के बेटे को अंदर बुलाया और उसे चेक किया। प्रियंका बंटी को बाहर ले आई। उसके बाद डॉक्टर संजू ने बताया कि बंटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमें फौरन उसकी सर्जरी करनी होगी और सर्जरी के लिए मिनिमम 2 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन इसमें मैं अपनी फीस नहीं लूंगा। तुम सिर्फ 1.5 लाख का इंतजाम करो और मैं अपने कुछ चिल्ड्रन चैरिटी वाले दोस्तों को जानता हूँ, मैं उससे भी बात कर लूंगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर सके। समीर ने संजू को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल गया। संजू ने भी अपने बाकी के पेशेंट्स को देखा और फिर वहाँ से अपने घर चला गया। घर जाते ही वो अपनी बेटी के पास गया और उसने उसे चॉकलेट दी। फिर वो फ्रेश होने चला गया। अगले दिन फिर वो अपनी बेटी से मिलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। संजू सभी चैरिटी वाले से बात कर रहा था बंटी के ऑपरेशन की हेल्प के लिए। जब वो बात कर रहा था तब प्रियंका संजू को अजीब सी नजरों से देख रही थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। संजू कॉल पे समीर से बात कर रहा था। हेलो समीर, क्या तुम अभी मेरे हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके सर, मैं अभी आता हूँ। समीर जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। संजू ने समीर को बताया कि बंटी के ऑपरेशन के लिए चैरिटी से 1 लाख की मदद मिली है। ये बात सुनकर समीर बहुत खुश हुआ और संजू को थैंक्स बोलने लगा। समीर अपने घर गया और खुशी से अपने बच्चे को गले लगा लिया। अगले दिन समीर बंटी को लेकर हॉस्पिटल गया। संजू ने उसे चेक किया। प्रियंका को बंटी को दूसरे रूम में ले जाने के लिए कहा। प्रियंका उसे अपने साथ ले गई। थोड़ी देर बाद संजू बंटी के पास गया, लेकिन बंटी बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही संजू बंटी के पास गया, बंटी वहाँ से भाग गया और समीर के पास गया। वो घबराता हुआ समीर से बोला, पापा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है पापा, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। बंटी का ये अजीब सा बर्ताव देखकर संजू और समीर हैरान रह गए। घर जाने के बाद समीर ने बंटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ एक ही बात बोलता रहा कि उसे वहाँ नहीं जाना है। शाम को जब संजू वापस घर गया तो उसकी बेटी सोनू सो चुकी थी। संजू ने लाइट्स ऑफ की और वो भी सोने के लिए चला गया। सुबह सोनू संजू के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए जिद करने लगी। संजू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। ओके, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर किसी से बात नहीं करोगी और ना ही किसी को उसके काम में डिस्टर्ब करोगी। ओके पापा। संजू अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल गया। कैबिन में जाने के बाद सोनू साइड के सोफे पर आराम से बैठी थी। फिर वहाँ पर समीर आया। उसने बंटी के अजीब से बिहेवियर के बारे में संजू को बताया। तुम टेंशन मत लो, मुझे लगता है शायद बंटी सर्जरी के नाम से डर गया होगा। मैं बात करता हूँ उससे। समीर और संजू ने बंटी को समझाया। तभी वहाँ पर सिस्टर प्रियंका आ गई। उसे देख बंटी फिर से डर गया। बंटी का ये बिहेवियर संजू और समीर को हैरान कर देने वाला था। शाम को संजू अपनी बेटी के साथ घर लौटा। 3 दिन बाद बंटी के सर्जरी की डेट थी। संजू बंटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। बंटी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और बेड पर सुलाया गया। थोड़ी देर बाद जब संजू ऑपरेशन थिएटर में गया तो वहाँ बंटी नहीं था। समीर, संजू और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बंटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की। एक स्टाफ ने बताया कि एक नर्स जिसने अपना मुंह ढका हुआ था, वो एक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल के पीछे वाली साइड पर गई है। समीर ने फौरन पुलिस को फोन किया। हेलो इंस्पेक्टर राठौर सर, मैं समीर बात कर रहा हूँ। आप प्लीज सहारा के चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट सिटी हॉस्पिटल आ सकते हैं? एक नर्स मेरे बच्चे को भगा कर ले गई है। हम 5 मिनट में वहाँ आ रहे हैं। प्रियंका संजू को लेकर भाग ही रही थी।
कि सामने से कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां आ गए और उन्होंने प्रियंका को रंगे हाथों पकड़ लिया। कामिनी, ये ऐसे नहीं बताएंगे। इनके पतिदेव को भी पुलिस स्टेशन में लाते हैं, क्या पता वो भी इस क्राइम में इनके साथ हों। ये बात सुनकर प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका ने बताया कि मेरे पति का इसमें कोई हाथ नहीं है, उसने ये सब कुछ अकेले किया है। मैंने बंटी को किडनैप जरूर किया था सर, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करने के लिए नहीं, बल्कि उसे बचाने के लिए। मतलब? इंस्पेक्टर राठौड़ संजू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले आए। वाह, मानना पड़ेगा आपको डॉक्टर संजू, क्या मैनेजमेंट है आपकी। सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से संभाली कि किसी को शक ही नहीं हुआ कि जिस इंसान को लोग देवता मानते हैं वो एक राक्षस भी हो सकता है। संजू एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। मैंने क्या किया है सर? मैं तो बस अच्छे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना सर। प्रियंका ने बताया कि डॉक्टर संजू की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो भले ही एक डॉक्टर है, लेकिन वो एक साइको भी है। वो अच्छा डॉक्टर बनने के चक्कर में खुद ही केमिकल की दवाई बनाते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट बच्चों पर करते हैं। इसमें कई बच्चों की जान चली गई है। प्रियंका के बेटे का इलाज भी उसी हॉस्पिटल में चल रहा था। डॉक्टर संजू ने उसे अपने एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया और उसकी मौत हो गई। बंटी के साथ भी वो वही करने वाला था, इसीलिए वो बंटी को लेकर भाग गई थी। तुम अपने एक्सपेरिमेंट में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, वो भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के दौरान मर गई बेचारी। डॉक्टर पागल की तरह बिहेव करते हुए। नहीं, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है मेरी बेटी। वो कहीं नहीं गई है मुझे छोड़कर, वो हमेशा मेरे पास ही रहती है। प्रियंका ने बताया था कि डॉक्टर संजू की एक बेटी भी थी जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था और उसकी भी मौत हो गई, और ऐसा कई सालों से चलता आ रहा था। प्रियंका को ये बात तब पता चली जब उसके बेटे की मौत के बाद उसने डॉक्टर संजू को आईने के सामने बात करते हुए देखा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस एक्सपेरिमेंट किया था प्रियंका के बेटे पर। अब वो मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो अपने आप ही मर गया, कमजोर था बेचारा, इंजेक्शन की पावर शायद सहन नहीं कर पाया। ये सारी बातें प्रियंका चुपके से सुन रही थी। वो तभी अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास डॉक्टर संजू के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन अब उसके पास सबूत था, उन सारे बच्चों की झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन पर संजू ने एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डाला था। ये सारे रिपोर्ट संजू कहाँ छुपा कर रखता था, ये प्रियंका पहले नहीं जानती थी। लेकिन आज सर्जरी से पहले जब संजू हॉस्पिटल के एक कमरे में गया जहाँ किसी और को जाने की परमिशन नहीं थी, तब प्रियंका ने उसका पीछा किया और संजू वहाँ से लॉक लगाकर बाहर निकला तो प्रियंका ने उसे धक्का दिया और उसके जेब से कमरे की चाबी चुरा ली। प्रियंका ने चुपके से अंदर जाकर देखा तो सारी रिपोर्ट्स वहीं पर थी। तब उसका ध्यान उसकी घड़ी पर गई। बंटी की सर्जरी के लिए सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसीलिए वो बंटी को ऑपरेशन थिएटर से भगाकर ले गई ताकि वो सर्जरी को रोक सके। संजू की बेटी को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी बेटी सिर्फ उसके इमेजिनेशन में जिंदा थी। इंस्पेक्टर राठौड़ समझ गए थे कि अगर संजू बाहर रहा तो और भी बच्चों को इससे खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने संजू का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया ताकि उसका इलाज हो सके। हमने ये केस आसानी से सॉल्व तो कर दिया, लेकिन उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाएंगे सर, जो इस एक्सपेरिमेंट में मारे गए। हम जनता के रक्षक हैं कामिनी। हम जुर्म को कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जुर्म के कई चेहरे हैं, इसलिए आप सबसे विनती है कि हम तो हैं ही आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आप भी अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। वाह सर, क्या बात कही है आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।
चैलेंज। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में बैठे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। हेलो इंस्पेक्टर राठौर। कॉल एक आदमी का था। हेलो इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, पर आप हैं कौन? यूं समझ लीजिए कि आपका शुभचिंतक हूं, जो आपको एक खास खबर देना चाहता है। खबर? कैसी खबर? आपका मुंबई शहर जल्द ही शमशान बनने वाला है। इतनी लाशें बिछेंगी कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। रोक सको तो रोक लो मेरे कहर को। वैसे आपसे बात करके अच्छा लगा। कौन बोल रहा है? क्या होने वाला है? कौन करने वाला है? हेलो हेलो हेलो। कॉल कट गया था। क्या हुआ सर? किसका फोन था? कामिनी, किसी ने पूरे शहर को तबाह करने की धमकी दी है, लेकिन कब, क्यों, कैसे, कौन, कुछ नहीं पता। बस इतना बताया कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने शहर के सारे पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। सब जगह नाकाबंदी की गई और सारे शहर में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। थोड़ी देर बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर गाड़ी से जा रहे थे। आगे नाकाबंदी लगी थी, गाड़ी की चेकिंग चल रही थी कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर नाकाबंदी तोड़कर भागने लगा। राठौर और कामिनी ने उस ट्रक ड्राइवर का पीछा किया। राठौर ने ट्रक के टायर पर गोली मारी। ट्रक एक पेड़ से जाकर टकरा गई और ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कामिनी, ट्रक में जाकर चेक करो, क्या है उसमें? कामिनी ने ट्रक चेक किया तो उसमें आम की पेटियां थी। कामिनी ने बताया कि ट्रक में आम की पेटियां हैं। राठौर को शक हुआ कि आम की पेटी के लिए ये ड्राइवर अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को सारी पेटियां ठीक से चेक करने के लिए कहा। चेक करते वक्त कामिनी को कुछ पेटियों में बम मिले। ये देखिए सर, इसमें तो बम है। तभी मरे हुए आदमी के मोबाइल पर एक कॉल आया। इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी को कॉल नंबर ट्रेस करने के लिए कहा। बाद में उस नंबर पर राठौर ने कॉल किया। सामने कॉल पर, काम हुआ कि नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? कुछ बोलो। कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और ट्रक में जो बॉम्ब था उसे ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राठौर के मोबाइल पर एक रैंडम नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या बात है इंस्पेक्टर राठौर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लोगे। मेरा पहला प्लान तो तुमने फ्लॉप कर दिया, लेकिन लास्ट में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। क्या हुआ सर? किसका कॉल था? उस आदमी का जो पूरे शहर को तबाह करना चाहता है। कामिनी ने कॉल ट्रेस किया। तब उसे पता चला कि वो कॉल एक पुराने खंडर के पास से आ रहा है। पुराने खंडर में कांचा दौड़ते हुए आया। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है सर। पुलिस को हमारा बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक मिल गया है सर। मैं जानता हूँ मूर्ख, लेकिन पुलिस को हमारे ट्रक के बारे में पता कैसे चला? तुम लोगों की लापरवाही की वजह से मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं मेरी इतने साल की मेहनत ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता। कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल उस लोकेशन की ओर गए जहां से कॉल आया था। वो पूरे खंडर में घूमे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। तभी कामिनी को ऊपर एक गाड़ी दिखाई दी। सब लोग उस गाड़ी के पास बड़े ही सावधानी से पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सबको हैरानी हुई कि एक गाड़ी खंडर में कैसे। लालू पटेल ने गाड़ी की तलाशी शुरू की। आगे गाड़ी में उसे कुछ 15 एक ही फिल्म के टिकट मिले, वो भी अलग अलग दिन के। लालू पटेल ने टिकट अपने पास रख लिया। तभी कामिनी को एक आवाज सुनाई दी। कामिनी ने आवाज की तरफ देखा तो गाड़ी में एक बॉम्ब लगाया गया था। सर, इस गाड़ी में बॉम्ब है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलो।
कामिनी, इंस्पेक्टर राठौर और लालू पटेल जल्दी से उस खंडर से बाहर निकले और थोड़ी ही देर में वो गाड़ी बॉम्ब से उड़ गई। सर, ये सब कैसे हुआ और किसने किया होगा? उसी ने जिसने हमें धमकी दी है शहर को तबाह करने की। सर, ये क्रिमिनल तो बहुत खतरनाक लगता है। खतरनाक और शातिर भी। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल पुलिस स्टेशन में सोच रहे थे कि आखिरकार एक इंसान एक ही फिल्म के 15 टिकट क्यों खरीदेगा, वो भी एक ही थिएटर के, वो भी उस फिल्म की जो कि फ्लॉप है। इंस्पेक्टर राठौर ने मूवी की टिकट फिर से चेक की। वो टिकट एक ही मॉल की थी। तब इंस्पेक्टर राठौर को समझ आया कि ये जो कोई भी है वो मल्टीमैक्स मॉल में जो थिएटर है वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है और इसीलिए वो रोज जाता है ताकि वो चेक कर सके कि मॉल में कहाँ बॉम्ब फिक्स किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं थी कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कब होने वाला है और कौन करने वाला है। इंस्पेक्टर राठौर ने पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी और उस मॉल में भी कुछ हवलदारों को वेश बदलकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कहा। इंस्पेक्टर राठौर ने उस मॉल की सभी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो रोज मॉल में आता हो। तभी राठौर के मोबाइल पर फिर से एक रैंडम नंबर से कॉल आता है। क्या बात है राठौर, तुम तो सच में चीते की चाल वाली सोच रखते हो। इम्प्रेसिव, हाँ? चलो, खेल अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। तुम्हारे पास 3 दिन हैं। पकड़ सको तो पकड़ लो मुझे। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, लेकिन किसी पर शक नहीं हो रहा है। हमका तो लागत है वो आदमी अलग अलग लोगों को भेजता होगा फिल्म देखने के लिए, वरना एक ही आदमी बार बार एक ही फिल्म देख देख कर बोर हो जाएगा ना। पटेल, ये मजाक का वक्त नहीं है। यहाँ पूरा शहर दांव पर लगा है। बात भले ही पटेल ने गलत की हो, लेकिन उसमें भी पॉइंट है। अलग अलग लोगों को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन अलग अलग भेष बनाकर तो आया जा सकता है ना। राठौर ने मॉल में वेश बदलकर कुछ पुलिस वाले को एंट्री और एग्जिट के गेट पर खड़ा किया ताकि वो अंदर आने वाले हर आदमी की तलाशी ले सके। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि पुलिस की नजर से बचकर मॉल में घुस गया। राठौर सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था और फिर इंस्पेक्टर राठौर को वो दिखा जिसे देखने के बाद वो सीधे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर भाग कर गया और उसने एक आदमी को पकड़ा। उस आदमी ने नकली दाढ़ी और मूछें लगाई हुई थी। इंस्पेक्टर राठौर ने उसकी दाढ़ी मूछें निकाली। तभी वहाँ कामिनी और लालू पटेल भी आ गए। सर, ये कौन है? ये वही है जिसने हमें इतने दिनों से परेशान करके रखा था। जब इसका क्रिमिनल फाइल्स में मैंने रिकॉर्ड देखा तो पाया कि ये करण है, करण मल्होत्रा। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि करण पहले एक ग्रेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसने पैसों के लिए गलत लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। करण ने इंस्पेक्टर राठौर का हाथ झटका और वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वेश बदल कर आए हुए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर राठौर ने उसे एक थप्पड़ मारा। अब सीधे सीधे बताओ बॉम्ब कहाँ लगाया है तुमने, नहीं तो हमें 3rd डिग्री देना भी आता है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है राठौर। मेरा बॉम्ब वाला ट्रक पकड़कर तुमने पहला चैलेंज जीता और मेरी बॉम्ब लगाई हुई गाड़ी से बचकर दूसरा चैलेंज जीता, लेकिन ये तीसरा चैलेंज जीतने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। उसके बाद बूम। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी बॉम्ब को ढूंढने के लिए गए। 7 मिनट होने के बाद भी उन्हें बॉम्ब नहीं मिला। एक पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि करण लास्ट टाइम में मॉल के मीटिंग बोर्ड से बाहर निकला है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मीटिंग बोर्ड के अंदर गए और बॉम्ब ढूंढने लगे। लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। इंस्पेक्टर राठौर की नजर एक गुलदस्ते पर पड़ी। वहाँ सिर्फ एक ही गुलदस्ता था। इंस्पेक्टर राठौर गुलदस्ते के पास गया। उसने देखा तो सिर्फ 30 सेकंड्स ही बाकी थे
बॉम्ब ब्लास्ट होने में। कामिनी, अगर वायर सही कटी तो सबकी जान बच जाएगी, और अगर गलत कटी तो हम खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। जो होगा देखा जाएगा सर। इंस्पेक्टर राठौर ने बॉम्ब की एक वायर काटी और लकीली बॉम्ब का टाइम ऑफ हो गया। करण को कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई। सर, वैसे तो आपका कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको अचानक ये कैसे पता चला कि वही आदमी क्रिमिनल है, जबकि वो वेश बदल कर आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि आदमी अपना वेश बदल सकता है, लेकिन कुछ आदतें होती हैं जो वो बदल नहीं सकता। जैसे करण ने अपने बाल, कपड़े, दाढ़ी, मूछें तो बदली, लेकिन अपने हाथ की घड़ी और पैर के जूते नहीं बदले। और जब उसने 3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की थी, तब एक अलग इंसान ने वही घड़ी और जूते पहने थे, और आज एक अलग इंसान ने पहने थे। 2 अलग इंसान एक जैसी चीजें कैसे पहन सकता है? बस उसी से उस पर शक हुआ और वो उसे पकड़ने के लिए भागा। वाह सर, आप तो बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप स्मार्ट हो। यस सर, यू आर ग्रेट सर। आखिरकार आपने ये चैलेंज जीत ही लिया। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। रात के तकरीबन 1 बजे दीपिका के घर पर छोड़ दो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। ये सब नजारा एक बेडरूम में छुपे सनी और मुन्नी चुपके से देख रहे थे। सनी और मुन्नी दोनों सगे भाई बहन थे। एक कार एक्सीडेंट में दोनों के मम्मी पापा गुजर गए थे। तब से दीपिका ही दोनों का ख्याल रखती थी। बेडरूम में छुपे सन्नी और मुन्नी छुपकर बाहर का नजारा देख रहे थे। दोनों ही बहुत डर गए थे। सनी ने दरवाजा बंद किया और मुन्नी के हाथ में एक टेडी बियर दिया और उसे पीछे के दरवाजे से बाहर जाने को कहा। मुन्नी, तुम यहाँ से बाहर जाओ और किसी को हमारी मदद के लिए बुलाओ। नहीं भैया, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेले डर लगता है। देखो मुन्नी, तुम्हें बाहर जाना ही होगा, नहीं तो हम सब यहाँ फंस जाएंगे। हमें मासी की मदद करनी होगी और ये टेडी बियर अपने पास रखो, इसे किसी को देना मत। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। बाहर खड़े आदमी ने सन्नी और मुन्नी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। सन्नी ने उस आदमी को रोक कर रखा। मुन्नी तब तक वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद घर से गोली चलने की आवाज आई। अगली सुबह एक औरत अपने घर से एक बैग लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली तो उसमें मुन्नी सो रही थी। औरत के डिक्की खोलने के बाद मुन्नी जागी और रोने लगी। सनी भैया, सनी भैया। बेटा, आप कौन हो और आपके माँ पापा कहाँ हैं? सनी भैया, सनी भैया। अच्छा, आपके सनी भैया कहाँ हैं? हेलो, इंस्पेक्टर राठौर। यस, बोलिए। सर, मैं कामिनी नगर से बात कर रही हूँ, वृंदावन नंबर 13। सर, यहाँ कुछ गड़बड़ है, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकती, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। ओके, आप वहीं पर रहिए, हम अभी आते हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और हवलदार लालू पटेल वहां गए। उस औरत ने सारी बात उनको बताई। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। लालू पटेल मुन्नी के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो बेटा, अगर तुम हमें सारी बातें स्टेप बाय स्टेप बताओगी ना, तो हम तुम्हें बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। लेकिन मुन्नी कुछ नहीं बोली। राठौर को वहां एक डायरी मिली जिसमें एक एड्रेस लिखा था। ये किसका एड्रेस होगा सर? ये तो इस एड्रेस पर जाकर ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर और कामिनी मुन्नी को लेकर उस एड्रेस पर पहुंचे। इंस्पेक्टर राठौर ने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला। मुन्नी ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो दौड़ती हुई उसके पास गई। अंकल, अंकल, अंकल। सब लोग अंदर गए। आप कौन हैं? और मुन्नी आपके पास कैसे? इसकी मासी कहाँ है?
और सनी नहीं आया क्या मुन्नी के साथ? आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि आप कौन हैं और मुन्नी को कैसे जानते हैं? मेरा नाम रंजन है। मुन्नी की मासी और मैं फैमिली फ्रेंड हैं। मुन्नी और सनी के माता पिता की मौत के बाद इनकी मासी के साथ साथ हम भी इनका ख्याल रखते हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बात रंजन को बताई। ये सब सुनकर रंजन चौंक गया और जल्द से जल्द दीपिका और सनी को ढूंढने की रिक्वेस्ट करने लगा। मुन्नी के हाथ में टेडी बियर देख रंजन ने उसे लेना चाहा, लेकिन मुन्नी ने मना कर दिया। ये सारी बातें इंस्पेक्टर राठौर को अजीब लगी। दूसरी ओर दीपिका और सनी एक अंधेरे कमरे में बंद थे। उनके हाथ पैर बांध कर रखे गए थे। आई एम सॉरी सनी बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब तो पुलिस हमारे घर भी पहुंच गई होगी और उन्हें वो पैकेट भी मिल गया होगा। अब पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। मासी, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने वो पैकेट वहाँ से हटा दिया था। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलेगा। सनी ने बताया कि उसने दीपिका को वो पैकेट घर पर छुपाते देखा था। वो जानता था कि दीपिका कोई ना कोई गलत काम कर रही है, लेकिन पुलिस के डर से उसने वो पैकेट वहां से निकालकर कहीं और रख दिया था। इधर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दीपिका और सनी को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी इंस्पेक्टर राठौर को एक खबरी का कॉल आता है। हेलो सर, एक अंडरवर्ल्ड की टीम मुंबई आई है ड्रग सप्लाई करने के सिलसिले में। वो जल्द ही मिलने वाले हैं, लेकिन कहाँ मिलेंगे ये अब तक पता नहीं चल पाया है। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सावधान रहना। दीपिका और सनी जिस कमरे में बंद थे, वहां एक आदमी आता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है और वो बाहर सुपिकात को धमकी देता है। देखो, अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा मैं। आज का बस एक ही दिन है तुम्हारे पास। कल मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। सनी जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा लेता है और दीपिका के पास जाता है और उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। सनी बेटा, तुम भाग जाओ यहाँ से। मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं मासी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास वक्त नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तभी वहां का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। सनी पीछे की खिड़की से भाग जाता है। एक गुंडा अंदर आता है और देखता है कि लड़की तो बंधी हुई है, लेकिन बच्चा भाग गया है। वो उस लड़के का पीछा करता है। भागते भागते सनी एक सड़क पर आता है। थोड़ी देर आगे भागने के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखता है। वो वहां जाकर सब इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल करता है। हेलो, कौन? मैम, मैं सनी बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। सनी, तुम कहाँ हो? तभी सनी देखता है कि वो गुंडा सनी का पीछा करते करते वहां आ गया है। मैम, चिंटू चिंटू चिंटू। उसके इतना कहते ही वो गुंडा वहां आ जाता है और सनी को वापस पकड़ लेता है। चल, तुझे भागने का बहुत शौक है ना? अब तुझे और तेरी मासी को अभी मार दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। तभी गुंडे को एक कॉल आता है और दूसरी ओर से आवाज आती है। उन दोनों को कल तक जिंदा रखना है। हमारा काम खत्म होने तक उनका जिंदा रहना जरूरी है। समझ आई मेरी बात? यस सर। कामिनी इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। कहो कामिनी, क्या बात है? कामिनी ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। ये चिंटू का क्या मतलब है? सनी हमें किस बात की ओर इशारा कर रहा है? तभी इंस्पेक्टर राठौर को याद आया कि जब वो मुन्नी को उसके अंकल के यहाँ लेकर गए। लाओ मुन्नी बेटा, चिंटू को मुझे दे दो। नहीं, चिंटू मेरे साथ ही रहेगा। कामिनी, चिंटू मुन्नी के टेडी बियर का नाम है। जरूर उसमें कुछ ऐसा है जो सनी हम तक पहुंचाना चाहता है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर जल्दी से रंजन के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो रंजन घर पर नहीं था और मुन्नी के पास एक मेड थी जो मुन्नी का ख्याल रखती थी। तुम्हारे साहब रंजन कहाँ है? वो तो अपने काम पर गए हैं। मुझे कहा था कि आने में देर हो जाएगी, मुन्नी का ख्याल रखना। तभी अपने कमरे से मुन्नी बाहर आई। उसके हाथ में टेडी बियर भी था।
कामिनी ने प्यार से बात करके मुन्नी के हाथ से टेडी बियर लिया और उसे देखने लगी। उसके आगे जो पैकेट था उसमें एक चिट्ठी थी। कामिनी ने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक नक्शा बना हुआ था। एक तालाब के पास पत्थरों का ढेर था जिसमें एक पैकेट था। सर, ये देखिए, इसमें एक तालाब का नक्शा है। इसका क्या मतलब है? ये तो सनी के घर के पीछे जो तालाब है उसका नक्शा है। तो क्या सनी हमें वहाँ जाने के लिए इशारा कर रहा है? लेकिन क्यों? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा। अगले दिन वो गुंडा आदमी दीपिका और सन्नी को जबरदस्ती उस तालाब के पास लाया और सनी से उस पैकेट के बारे में पूछने लगा। बोल, पैकेट कहाँ है? नहीं तो तेरी मासी को यहीं मार दूंगा। सनी घबराते हुए पत्थरों के ढेर के पास गया और ड्रग्स का पैकेट बाहर निकाल कर लाया। सनी ने जैसे ही वो पैकेट उस गुंडे के हाथ में दिया, वहां एक गाड़ी आई और उसमें से रंजन बाहर निकला। ड्रग्स का पैकेट मिला? हाँ सर, ये रहा। ये सब तुम क्या कह रहे हो रंजन? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। रंजन ने पैकेट को लिया और दीपिका और सनी को मारने का ऑर्डर दिया। तभी वहां इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल आ गए। कामिनी ने गुंडे आदमी को पकड़ा और उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इंस्पेक्टर राठौर ने रंजन को पैकेट के साथ रंगे हाथों पकड़ा। दीपिका ने बताया कि उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गई थी और इसी बात का फायदा रंजन ने उठाया। सर, आपने ये केस सॉल्व भी कर लिया। आपका तो जवाब नहीं सर। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।